हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका एजुकेशन 95 में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम मध्य प्रदेश इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसके तहत हम लगभग 17 से 18 वीडियो को कवर कर चुके हैं। आज जो हमारा विषय होने वाला है वो है मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश। कलचुरी वंश की नींव कैसे पड़ गई मध्य प्रदेश में, कलचुरी वंश कहाँ से आ गया, कलचुरी वंश इतना इंपॉर्टेंट था क्या मध्य प्रदेश के लिए, ये सारी की सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मगर स्टार्ट करने से पहले एक बार पुनः विनम्र निवेदन कि वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए और मैक्सिमम लोगों से सब्सक्राइब करवाइए और शेयर करवाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में कलचुरी वंश। तो अगर कलचुरियों की बात की जाए तो कलचुरी को चेदी वंश के भी नाम से जाना जाता है ना। तो पूछा जाएगा कि कलचुरी को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताना कि कलचुरियों को चेदी वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब यदि कलचुरी की बात की जाए तो कलचुरियों की बहुत सारी शाखाएं थी, लगभग 17 से 18 शाखाएं थी, जिसमें से जो प्रमुख थी, मूलतः प्रमुख थी, वो सिर्फ दो ही थी। वो और उन दोनों के नाम है महिष्मती के कलचुरी और त्रिपुरी के कलचुरी। मैं नाम लिख देता हूँ। पहला है महिष्मती, महिष्मती की कलचुरी, और दूसरा है त्रिपुरी की कलचुरी। ठीक है, अब इन दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात होती है महिष्मती की कलचुरी की। तो अगर महिष्मती की कलचुरी की बात की जाए, तो इनका उदय हुआ था 6वीं शताब्दी में, अर्थात 501 ईस्वी से लेकर 599 ईस्वी के बीच। अब इनका जब उदय हुआ तो इनमें 3 प्रमुख शासक देखने को मिले। इनके अलावा इनकी कोई जानकारी नहीं मिलती है ना। एक एक करके देखते हैं। महिष्मती की कलचुरी, महिष्मती, ठीक है। तो अगर इनके उदय की बात की जाए तो इनका उदय हुआ था 6वीं शताब्दी में। ठीक है, 6वीं शताब्दी में, और इसमें प्रमुख 3 शासक देखने को मिलते हैं, 3 शासक। इसके अलावा इस वंश में कोई भी शासक का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर 3 शासक की बात की जाए तो जो इनके संस्थापक थे, महिष्मती के संस्थापक थे, उनका नाम था कृष्णराज। क्या नाम था मेरे दोस्त? कृष्णराज। तो अगर पूछा जाए आपसे कि महिष्मती के कलचुरियों के संस्थापक का नाम बताइए, तो आप बताना कि कृष्णराज उनके संस्थापक हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद इसकी कोई जानकारी मध्य प्रदेश को लेके नहीं है। हाँ, ये पता चलता है कि इन्होंने मध्य प्रदेश में शासन किया है, मगर इसके अलावा कोई भी जानकारी नहीं है। ठीक है, उसके बाद महिष्मती के कलचुरी में जो दूसरे शासक हुए उनका नाम था शंकरगढ़। क्या नाम था मेरे दोस्त? शंकरगढ़, है ना। इनकी भी कोई खास विशेष जानकारी मध्य प्रदेश को लेके नहीं है। और तीसरे थे बुद्धराज। क्या नाम था मेरे दोस्त? बुद्धराज, है ना। तो बुद्धराज इस वंश के आखिरी शासक हुआ करते थे। अब आखिरी कैसे हुए इसको जानिए। देखिए, यह है प्यारा भारत देश, भारत। यहाँ पे है बतापी, यहाँ है राष्ट्रकूट, और यहाँ है आपके कलचुरी। ठीक है, तो कलचुरियों में, महिष्मती के कलचुरियों में कौन बैठा है? बुद्धराज बैठा है। और राष्ट्रकूटों के पास है एक व्यक्ति पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया कि इस बुद्धराज के ऊपर कर दिया आक्रमण। समझ में आ रही बात? और बुद्धराज के ऊपर जैसे ही आक्रमण किया तो बुद्धराज यहां से हो गए 9-2-11, और बुद्धराज यहां से भाग गए। और बुद्धराज यहां से भाग गए, और उसके बाद यहाँ पे कोई ना कोई तो आया होगा। तो बुद्धराज के एक बेटे आए, नाम था उनका वामराज। क्या नाम था? वामराज। और यही वामराज त्रिपुरी के कलचुरी कहलाए। किसके कलचुरी कहलाए? त्रिपुरी के कलचुरी कहलाए। तो बुद्धराज से महिष्मती की कलचुरियों की हो जाती कहानी एंड। और जो अगले शासक आते हैं कलचुरियों में ही, वो कहलाते हैं आपके त्रिपुरी के कलचुरी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब देखते हैं त्रिपुरी के कलचुरी। ठीक है, यहाँ पे है कलचुरी आपके, और यहाँ पे है राष्ट्रकूट। ठीक, अब देखिए, बुद्धराज तो यहाँ से भाग गए। बुद्धराज के बाद यहाँ पे इनका बेटा आ गया, कौन? वामराज। और वामराज ने त्रिपुरी के कलचुरियों की नींव डाली, है ना। तो अगर त्रिपुरी के कलचुरियों की बात की जाए, त्रिपुरी, ठीक है,
त्रिपुरी के कलचुरी। तो त्रिपुरी के कलचुरी के जो संस्थापक थे वो थे वामराज। क्या नाम था मेरे दोस्त? वामराज। ठीक है। अब त्रिपुरी के कलचुरियों के संस्थापक में वामराज ने क्या किया कि इस वंश की नींव डाल दी, है ना, इस वंश की नींव डाल दी और ये वंश चलाने लगे और थोड़ा बहुत इन्होंने अपने वंश को आगे ही बढ़ाया। मगर ये अपना राजपाट चलाने में क्या इनकी एज बहुत ज्यादा हो गई थी, तो ये इस राजपाट को चलाने में असक्षम थे। तो इनके बाद इनका ही एक पुत्र हुआ, नाम था उसका कोक्कल प्रथम, महा इंपॉर्टेंट शासक कोक्कल प्रथम। इस वंश का अगर सबसे इंपॉर्टेंट शासक अगर कोई है तो वो है कोक्कल प्रथम। ठीक है। कोक्कल प्रथम को ऐसा कहा जाता है कि इस त्रिपुरी के कलचुरियों के ये वास्तविक संस्थापक है ना। संस्थापक तो वामराज है, मगर कोक्कल प्रथम क्या है? वास्तविक संस्थापक। अब कोक्कल प्रथम जैसे ही गद्दी में आए तो कोक्कल प्रथम ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय की पुत्री से कर लिया विवाह। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय की पुत्री से विवाह कर लिया। और अगर विवाह हो रहा है राष्ट्रकूटों से, है ना, वैवाहिक संबंध अपनाया जा रहा है, तो ये समझिए कि कहीं न कहीं इनके दोस्ताना संबंध तो और बढ़ेंगे। मतलब कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब कि कृष्ण कलचुरियों के और राष्ट्रकूटों के क्या है संबंध अच्छे हैं कुल मिला के, ऐसे ही कह सकते हैं ना। तो कृष्ण कलचुरियों के और राष्ट्रकूटों के यहाँ से दोस्ताना संबंध अच्छे हुए। ठीक है। और अगर कलचुरियों की बात की जाए, कोक्कल प्रथम की बात की जाए, तो कोक्कल प्रथम मतलब थे, इन्होंने मध्य प्रदेश में शासन किया है। एक मध्य प्रदेश में जगह है कटनी। कटनी में इनका अभिलेख मिला है। कहाँ मिला है? कटनी में, है ना। पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले से कोक्कल प्रथम का अभिलेख मिला, तो आप बताना कि कोक्कल प्रथम का अभिलेख कहाँ से मिला है? कटनी से मिला है। ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे काम किए मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश में इन्होंने खूब सारा विस्तार भी किया। ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि कोक्कल प्रथम के 18 पुत्र थे। कितने पुत्र थे मेरे दोस्त? 18, है ना। 18 पुत्र थे और 18 पुत्रों में जो इनका सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था शंकरगढ़। अब ये शंकरगढ़ नहीं है ना, यहाँ पे दूसरा शासक है शंकरगढ़। तो शंकरगढ़ गद्दी पे आए, है ना, शंकरगढ़। और शंकरगढ़ गद्दी पे आए, उन्होंने देखा कि मेरे बाप ने क्या किया है, बहुत मतलब मेरे लिए बना के गए, है ना। तो इन्होंने कोई काम किया नहीं, है ना, इन्होंने कोई काम नहीं किया और इन्होंने कोई भी राज्य क्षेत्र का विस्तार नहीं किया। उसके बाद शंकरगढ़ का जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था बालहर्ष। क्या नाम था मेरे दोस्त? बालहर्ष, है ना। तो बालहर्ष ने भी क्या किया कि कोई भी राज्य क्षेत्र का विस्तार नहीं किया, जितना इनके पिताजी ने बना के दिए थे उतना ही ये रहे आए। ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट शासक मतलब कोक्कल प्रथम के बाद अगर कोई इम्पोर्टेंट शासक है तो ये है इस वंश का राजा युवराज प्रथम। क्या नाम है मेरे दोस्त? युवराज प्रथम, है ना। तो अगर युवराज प्रथम की बात की जाए तो युवराज प्रथम गद्दी पे आए और गद्दी पे आने के बाद इन्होंने राष्ट्रकूटों से भी अच्छे संबंध बनाए, राष्ट्रकूटों से भी अच्छे संबंध बनाए और आसपास के लोगों, आसपास के जो वंश थे उनसे इन्होंने दोस्ताना संबंध बनाए, है ना, गहरे संबंध बनाए, ताकि मेरे को फ्यूचर में कोई भी लड़ाई हो तो उसमें क्या मिले, सपोर्ट मिले। तो इन्होंने अपना राज्य क्षेत्र विस्तार किया और ऐसा कहा जाता है कि इनके दरबार में एक व्यक्ति रहा करते थे, नाम था उनका राजशेखर। क्या नाम था? राजशेखर, जिन्होंने बुक लिखी है आपकी वित्तशाल भंजिका और काव्य मीमांसा, है ना। तो पूछा जाता है काव्य मीमांसा किसने लिखी है? काव्य मीमांसा और वित्तशाल भंजिका, है ना, वित्तशाल भंजिका। काव्य मीमांसा और वित्तशाल भंजिका के जो रचयिता है वो राजशेखर है। क्या है? राजशेखर। और राजशेखर किसके दरबार में रह रहे हैं? युवराज प्रथम के। युवराज प्रथम के दरबार में राजशेखर, और राजशेखर ने काव्य मीमांसा और वित्तशाल भंजिका की रचना की है। और ऐसा कहा जाता है कि राजशेखर ने इनको कहा है कि ये साहित्य के आश्रयदाता है, साहित्य के आश्रयदाता। तो पूछा जा सकता है कि साहित्य के आश्रयदाता युवराज प्रथम को किसने कहा? तो राजशेखर ने कहा। और राजशेखर ने कहा कि ये उज्जैनी भुजंग है। और इसके अलावा आप अगर कभी जबलपुर गए होंगे, मध्य प्रदेश में एक जिला है जबलपुर, तो जबलपुर में भेड़ाघाट एक जगह, भेड़ाघाट, है ना, भेड़ाघाट धुआंधार। तो भेड़ाघाट में एक मंदिर है ना, 64 योगिनी मंदिर।
तो 64 योगिनी मंदिर का निर्माण भी युवराज प्रथम के शासनकाल में किया गया है। और दमोह में नहलेश्वर मंदिर उसका भी निर्माण युवराज प्रथम के शासनकाल में किया गया है। ठीक है, तो इतनी बात हुई किसकी, युवराज प्रथम की। ठीक, उसके बाद एक सवाल यहाँ से और निकल के आ सकता है कि त्रिपुरी भाई है कहाँ, है ना त्रिपुरी। तो त्रिपुरी पड़ता है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के नजदीक है त्रिपुरी, है ना। तो इसकी जानकारी भी